Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Sure. All right. So let's start with our session and let's continue with the miscellaneous series. जहाँ पर अभी तक हम दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. One was POSH and the other one was related to marriage under the Hindu personal law. Now, in this session, we'll be discussing about the Consumer Protection Act of 2019. ठीक है. Consumer laws are one of the important portions for the purposes of your paper, and आप अगर previous year papers को भी देखोगे, if you go through the previous year papers of CLAT, you will find कि consumer related passages, consumer laws related passages आपके legal reasoning में पहले भी कंसोर्शियम ने पूछे हैं. ठीक है. एंड कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज को लेकर इस साल भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स आए थे which included for that example the verdict of or related to actor मोहनलाल. है ना, वहां पे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर एक जजमेंट आया था जो हमने जनवरी के मंथ के सीएलके में कवर किया था. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है हमारी कंट्री में, ठीक है, whenever any competitive examination takes place and then after that जब भी रिजल्ट आएगा तो एक अथॉरिटी बार बार न्यूज में आना शुरू हो जाती है. दैट इज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, because this authority is actually responsible for imposing fines on coaching institutes. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फाइन लगाने के लिए जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. एंड सीसीपीए प्राइमरली फाइन इम्पोज करता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ misleading misleading advertisement. ठीक है. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारा प्राइमरी फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल फीचर्स और द salient features of the Consumer Protection Act of 2019. But Consumer Protection Act 2019 is not the first law to regulate the consumer related issues in our country. वो पहला लॉ नहीं है जो कंज्यूमर रिलेटेड टॉपिक्स को डील कर रहा है. हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट करता था विच वाज द एक्ट ऑफ 1986. बट 1986 के लॉ में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लूप होल्स थे एंड इट वाज नॉट सूटेबल विथ रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ द टाइम. क्योंकि 1986 में जब लॉ बनाया था तब ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज थोड़ी ना होती थी, तब ऑनलाइन कॉमर्स थोड़ी ना चल रहा था. तो ई कॉमर्स को भी रेगुलेट करना था और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी 1986 के एक्ट के साथ. एंड देयरफॉर द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द 1986 एक्ट विद द 2019 एक्ट. सो विल बी हैविंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बोथ दीज लॉज कि इन दोनों लॉज में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या. देन व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ठीक है, फाइन इंपोज करने के साथ साथ इस अथॉरिटी के और क्या क्या फंक्शंस है, विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ई कॉमर्स रूल्स विच आर अ न्यू, what should I say, a new thing which was introduced by the Central Consumer or the Consumer Protection Act of 2019. तो ई कॉमर्स रूल्स को लेकर क्या क्या लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज की गई हैं ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर, विल डिस्कस दैट. प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज अनदर न्यू थिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है क्या, 1986 के साथ एक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी एंड 2019 के एक्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए, विल डिस्कस दैट. एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी अबाउट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता क्या है एंड अगर कोई पर्सन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लिए गिल्टी पाया जाता है देन व्हाट आर द एक्शंस व्हिच कैन बी टेकन बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेकडाउन ऑफ द सेशन. ये सारी चीजें अभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. And the first thing which you have is the introduction of the central or the introduction of the Consumer Protection Act of 2019. तो 1986 में एक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, बट 1986 के एक्ट के साथ जो जो प्रॉब्लम थी उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए द पार्लियामेंट डिसाइडेड कि भाई पुराने एक्ट को अमेंड नहीं करते हैं. लेट्स नॉट अमेंड द एक्ट ऑफ 1986, लेट्स कम अप विद अ न्यू लॉ. एंड देन फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनैक्टेड इन द ईयर 2019 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 20th जुलाई 2020. इस दिन से इसको अप्लाई किया गया एंड इट एम्पावर्स द कंज्यूमर्स एंड हेल्प्स देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू इट्स वेरियस नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजन. एंड एक बेसिक चीज जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द 1986 एक्ट
एंड 2019 एक्ट इज दैट ये ज्यादा स्विफ्ट है, ठीक है, और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर एक्चुअली फेवरेबल फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंज्यूमर एज कंपेयर टू द 1986 एक्ट एंड दिस वन। अब कंपेयर करें अगर हम, ठीक है, कि 86 के एक्ट और 2019 के एक्ट में डिफरेंस क्या है। So the first point of difference can be from the perspective of the regulator, कि मार्केट में रेगुलेटर की तरह कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जैसे अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को देखो, तो फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए वी हैव सेबी, है ना, सबने नाम सुना होगा, राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज द मार्केट रेगुलेटर ओवर देयर। आप इंश्योरेंस के मार्केट को अगर आप देखने के लिए जाओ तो आईआरडीए नाम से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी हु acts as the regulator of the insurance market, है ना। तो कई मार्केट्स में अलग अलग रेगुलेटर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे टेलीकॉम मार्केट की अगर आप बात करो, तो टेलीकॉम मार्केट में आपका ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द टेलीकॉम सेक्टर। बट कंज्यूमर मार्केट में इस तरीके का कोई रेगुलेटर एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो 1986 के अंडर एक्ट के अंदर देयर वाज नो रेगुलेटर प्रोवाइडेड फॉर द मार्केट। तो 2019 के एक्ट में क्या किया गया, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है एज द रेगुलेटर ऑफ द मार्केट। एंड ये जो कोचिंग्स पे फाइन लग रहे हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, इन सारी चीजों पे जो रेगुलेटर की तरह बॉडी एक्ट कर रही है, दैट इज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द 1986 एक्ट एंड द 2019 एक्ट, कि मार्केट रेगुलेटर पहले नहीं हुआ करता था, अब के एक्ट में उस चीज को नया ऐड कर दिया गया। द सेकेंड इज कि केस फाइल होगा कहां, ठीक है, वेयर द कंप्लेनेंट कैन फाइल अ केस। तो इनिशियली ना 1986 के एक्ट में जो प्रोविजन था वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था। प्रॉब्लमैटिक था इन द सेंस दैट द कंप्लेनेंट वाज सपोज्ड टू फाइल अ कंप्लेंट at the place where the seller's office is located or where the defendant's office is located। तो मैं किसी प्रोडक्ट को अगर परचेज कर रहा हूं, तो मैं कंप्लेंट उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सिर्फ वहीं पर फाइल कर सकता था जहां पर सेलर या डिफेंडेंट का ऑफिस लोकेटेड हो। अब 1986 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चलो प्रॉब्लम नहीं थी इस प्रोविजन में, क्योंकि जनरली तब विद इन द सिटी मैक्सिमम ट्रेड एंड कॉमर्स लोगों के बीच में चल रहा था कंज्यूमर के पर्पसेस के लिए, है ना। बट अब जब ई कॉमर्स आ गया, तो मैं यहाँ बैठे बैठे बैंगलोर की किसी कंपनी का सामान अगर परचेज कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या बैंगलोर जाकर केस फाइल करूंगा। तो 1986 के एक्ट के साथ ये एक प्रॉब्लम थी, दैट द कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर और द डिफेंडेंट्स ऑफिस इज लोकेटेड। करंट नीड ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से, करंट नीड्स ऑफ द टाइम के हिसाब से उस चीज को चेंज किया गया, कंसिडरिंग अब के मार्केट डायनामिक्स और 1986 के डायनामिक्स में बहुत अंतर था। एंड नाउ द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट where the complainant resides or work। अब एक कंप्लेनेंट, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज की कंप्लेंट वहां पर फाइल कर सकता है जहां पे वो रह रहा है खुद, वेयर द कंप्लेनेंट इज रिसाइडिंग और वेयर द कंप्लेनेंट इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। तो कंज्यूमर फेवर इसको कर दिया, ठीक। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो, प्रोडक्ट लाइबिलिटी बेसिकली रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन इज गेटिंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ अ डिफेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट परचेज करके आया, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से अब अगर उसको कुछ डैमेज हुआ है, दिस इज द सिचुएशन विच विल स्क्वायरली फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। बट प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए कोई प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में था ही नहीं। वॉट एवर डैमेज और द इंजरी द पर्सन इज फेसिंग बिकॉज ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। आप मानिए ऐसी सिचुएशन कि आप हेयर ड्रायर लेकर आए और हेयर ड्रायर एकदम से ब्लास्ट कर गया और आपको बर्न्स वहां पर आपने सफर किए। अब इन बर्न्स के लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल कर ही नहीं सकते थे। So what was the remedy which was available with the person in case of a defective product or in the situation of product liability? The consumer could approach a civil court, but not a consumer court. उसे सिविल कोर्ट में नेग्लिजेंस का केस फाइल करना पड़ता था, एंड दैट टेक्स टाइम, सालों साल लग जाएंगे भाई, है ना। तो अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए क्या किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही प्रोविजन ऐड कर दिए गए। So now the consumer can seek compensation for the harm caused by a product or a service, ठीक है। So this was again a very interesting thing and an important thing from the perspective of the consumer जो इस एक्ट के अंदर ऐड की थी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होता है, 3 tier रिड्रेसल सिस्टम और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाता है। 3 tier, you will have district consumer redressal forum, you will state consumer district the state consumer dispute redressal commission, and then you have national commission।
इनिशियली क्या होता था, 1986 एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनियरी का मतलब होता है समथिंग इन रिलेशन टू मनी और मॉनेटरी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन था, दैट वाज अप टू 20 लाख, स्टेट का 20 लाख टू 1 करोड़, एंड नेशनल का, इट वाज नेशनल कमीशन हैड द अथॉरिटी टू एंटरटेन द मैटर ऑफ वैल्यू मोर देन 1 करोड़ रुपीज। ठीक है। बट अब 20 लाख रुपए चलो 1986 में बहुत थे, है ना। आज आप एक गाड़ी खरीदने के लिए चले जाओ, अगर अच्छी सी आप एक बेसिक एसयूवी खरीदने जाओगे तो वो 20-25 लाख रुपए की हो जाती है। ठीक है। अब 25 लाख की हो गई तो स्टेट कमीशन के पास जाना पड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में आप फाइल ही नहीं कर सकते। स्टेट कमीशन आर जनरली लोकेटेड इन द कैपिटल ओनली, राइट। अब एनी ऐसी सारी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो फिर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस के लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। ओरिजिनल एक्ट के अंदर ये जो लिमिट्स आप देख रहे हो ना, दीज लिमिट्स वर एक्चुअली मेंशन्ड इन द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2019। इनको बाद में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 के थ्रू चेंज भी किया, बट ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2019 में दीज वर द लिमिट्स ऑफ द pecuniary jurisdictions given in the act. So district commission had the power to entertain the matter of value up to 1 crore rupees, स्टेट के पास 1 to 10 crore, एंड नेशनल के पास above 10 crore। बट इसको बाद में चेंज कर दिया गया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 के थ्रू दीज लिमिट्स वर चेंज टू कि डिस्ट्रिक्ट के पास 50 लाख तक के मैटर जा सकते हैं, स्टेट कमीशन के पास 50 लाख टू 2 करोड़ रुपीज, एंड नेशनल कमीशन के पास 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो जाएंगे। सो ओरिजिनल एक्ट प्रोवाइडेड दीज पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, दे वर सब्सिक्वेंटली चेंज्ड बाय द सेंट्रल प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2021। ठीक है। तो ये चेंजेस हैं इन दोनों लॉज में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। ई कॉमर्स की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ई कॉमर्स को लेकर कोई प्रोविजन था ही नहीं। ठीक है। देयर वाज नो प्रोविजन व्हिच वाज गिवन अंडर द सेंट्रल और द अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। क्यों कोई प्रोविजन नहीं था? क्योंकि ई कॉमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो प्रोविजन कैसे बनाते? बट अब 2019 के एक्ट के अंदर ऑल द रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आर एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स एज वेल। जो भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, जैसे अगर आप फिजिकली किसी स्टोर में जाकर कुछ सामान परचेज करते हो, वहां पर सेलर और बायर्स के ऊपर जो भी रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ऑल दोज रूल्स ऑफ डायरेक्ट और फिजिकल सेलिंग आर नाउ एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स कंपनीज एज वेल। ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर ऐड कर दी गई वो था मीडिएशन का, कि अगर मीडिएशन के थ्रू, म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू पार्टीज के बीच में कोई सोल्यूशन आ सकता है तो फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश हम करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, so there was no scope of mediation cells or the dispute being referred to the mediation, but यहाँ पर अब ऐड कर दिया गया है, so the consumer court can actually refer settlement through mediation if the parties agree for the same as well, and if the subject matter is कि जिसमें mediation हो सकता है, mutually agreeable solution या settlement parties कर सकती है, तो वहां पर कंज्यूमर कोर्ट फिर आप मीडिएशन के लिए मैटर को रेफर कर सकता है। ठीक है। So these are the primary changes, or these are the primary differences between the Consumer Protection Act of 1986 and the Consumer Protection Act of 2019. ठीक है। चलिए, so let's move forward. Now the next thing is about the Central Consumer Protection Authority, e-commerce rules, product liability, and misleading advertisement. These are the new important features of the Consumer Protection Act of 2019. तो सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। देखो, डिस्प्यूट रिड्रेसल का मैकेनिज्म अभी भी वही 3 टियर रखा गया। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, भाई अगर मान लो किसी कंज्यूमर को किसी चीज से प्रॉब्लम हुई है तो उसके पास ऑप्शन अभी वही है कि वो वही 3 टियर को फॉलो करेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। अब किसके पास जाके आप केस फाइल करोगे, वेयर यू विल फाइल द केस, दैट विल डिपेंड अपॉन द पिक्यूनियरी वैल्यू ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। बट मार्केट को एक नया रेगुलेटर भी प्रोवाइड किया गया, and that regulator which is provided to the consumer market is the Central Consumer Protection Authority. So it establishes the Central Consumer Protection Authority whose primary objective will be to promote, protect and enforce the rights of the consumers. Primary purpose क्या है इसका? Primary objective क्या अचीव करना चाहती है ये authority? So the authority's primary objective is to protect, promote and enforce the rights of the consumers.
अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देर आर सर्टेन पावर्स विच आर गिवन टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बाय द एक्ट ऑफ 2019। जैसे कोचिंग्स के ऊपर फाइन लगाना, ठीक है, अगर अनसेफ गुड्स या अनसेफ सर्विसेज मार्केट में है तो उनको रिकॉल करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर देना, पेनल्टीज इंपोज कर देना फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर्स के राइट्स का अगर कहीं पर वायलेशन हो रहा है तो उन मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना। ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यही सारी पावर्स है आपकी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। So the authority is empowered to conduct investigation into violation of consumer rights and institutes the complaints or prosecution। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी खुद भी प्रोसिक्यूशन या कंप्लेंट्स इनिशिएट कर सकती है। इट इज हैविंग द पावर टू ऑर्डर द रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट है वो अनसेफ है लोगों के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का रिकॉल ऑर्डर करना वो भी ऑथराइज्ड है सीसीपी के लिए। ऑर्डर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोक और पेप्सी है, बोथ आर इन द सेम मार्केट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही दोनों लोग बेच रहे हैं। अब कोका कोला अपने एडवर्टीजमेंट के पर्पसेस के लिए पेप्सी को अगर वहां पर वो किसी तरीके से डिमीन करने की कोशिश करे तो दैट अमाउंट्स टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दिस इज नॉट अलाउड। आप अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता सकते हो, बट आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को वहां पर डिमीन नहीं कर सकते हो while selling or while promoting your product। दैट अमाउंट्स टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सिमिलरली मान लो टूथपेस्ट के लिए कोलगेट और पेप्सोडेंट एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं, बट कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को वहां पर डिमीन कर रही है, ठीक है। जैसे भाई जो हैंड वॉशेस आते हैं उसमें वो क्लेम करेंगे 99% जर्म्स हम गायब कर देते, बट अगर वो ये बोलने लगे कि दूसरों के जो हैंड वॉशेस है या सोप्स हैं दे आर ओनली एबल टू वॉश योर 60% ऑफ द जर्म्स, दैट इज नॉट अलाउड। आप किसी और के प्रोडक्ट को डिमीन नहीं कर सकते हो व्हाइल प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। दैट अमाउंट्स टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में क्या है, कोचिंग्स का ही एग्जांपल ले लो आप। सारी कोचिंग्स क्लेम करेंगे AIR-1 हमारे यहाँ से आए, बट इवेंचुअली वो ये नहीं बताते हैं लोगों को कि भाई उस AIR-1 ने आपके यहाँ पर क्या क्लासेस ली थी, क्या मॉक्स दिए थे, या वो सिर्फ आपको फ्री का मटेरियल यूज कर रहा था। अब ये बिना बताए अगर आप लोगों को रैंक प्रमोट करना शुरू कर दो, दैट अमाउंट्स टू अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। So the Central Consumer Protection Authority is having the power to order the discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisement from the market, and it is also empowered to impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers of misleading advertisement। उनके ऊपर वो पेनल्टीज भी इंपोज कर सकती है। इसलिए आप देखोगे जब भी सिविल सर्विसेज का चलो एग्जांपल ले लो, IIT नीट का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जब भी रिजल्ट आते हैं ना उसके बाद आपको अगले एक महीने में कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि भाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर इतना फाइन लगाया फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, बिकॉज द CCPA इज एक्चुअली एंटाइटल्ड और एम्पावर्ड टू डू दैट। ठीक, तो CCPA एक मार्केट रेगुलेटर है जहां पर उसका प्राइमरी पर्पस इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब अगली जो नई चीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट वाज अबाउट द रूल्स ऑन ई-कॉमर्स, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। And the rules on e-commerce were actually notified in the year 2020 by the central government under the Consumer Protection Act of 2019। ठीक है, so the government notified Consumer Protection e-commerce rules 2020 under the act, and these rules are mandatory in nature। So every e-commerce platform, be it Flipkart, Amazon, Meesho, Bewakoof, anyone, ठीक है, कोई भी अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, the rules of 2020 are mandatorily applied on those e-commerce companies। अब क्या क्या रिक्वायर्ड है वहां पर, so e-commerce entities are required to provide information to the consumers, ठीक है, they are supposed to provide information to the consumers regarding किन किन चीजों पे इंफॉर्मेशन मैंडेटरली ई-कॉमर्स कंपनीज को देनी है, रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, exchange, warranty and guarantee, delivery, shipment, modes of payment and country of origin। रिटर्न की आपकी पॉलिसी क्या है, रिफंड की पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज की पॉलिसी क्या है, वारंटी गारंटी की पॉलिसी क्या है, डिलीवरी एंड शिपमेंट की पॉलिसी क्या है, मोड ऑफ पेमेंट का क्या क्या मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है, व्हाट इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है कहाँ का, बना कहाँ पर है,
ये सारी की सारी चीजें ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट दे आर सपोज टू टेल द कंज्यूमर्स अबाउट द सेम। एंड इसलिए अब आप जाकर देखना किसी भी वेबसाइट से, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेंगी। Why? Because the commerce rule, e-commerce rules of 2020 make it mandatory for the e-commerce companies to provide these information to the uh, consumer. But let's say अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई ग्रीवेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ई कॉमर्स कंपनी, तो मैं कंप्लेंट कहां पर फाइल करूंगा? ठीक है, तो भाई मान लो मैंने शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो सबसे पहले मैं वापस शॉप के पास जाऊंगा ना, शॉप वाले को मैं बोलूंगा कि भाई आपसे ये प्रोडक्ट परचेज किया था, ये डिफेक्टिव निकला, आपसे ये प्रोडक्ट परचेज किया था, ये इसकी फिटिंग सही नहीं है, आपसे ये प्रोडक्ट परचेज किया था, आपने दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया। यही चीजें होंगी, बट मैं पहले शॉप के पास जाऊंगा। अब ई कॉमर्स कंपनीज के पास में कहाँ जाऊँ? तो आई विल बी कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल और थ्रू योर सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम से भी जब मैं बात करता हूँ, तो मान लो वो टाइमली मेरे ग्रीवेंस को रिड्रेस करना भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ टाइम फ्रेम विद इन विच द ग्रीवेंस ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी resolved by the e-commerce company, and therefore that timeline is also provided under the consumer protection rules of 2020। ई-कॉमर्स के जो रूल्स हैं 2020 में जो बने, उनमें ये टाइमलाइन भी प्रोवाइड की गई है। So, according to the rules of 2020, the platforms will have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of the receipt of such complaint। मैंने आज प्रोडक्ट परचेज किया कहीं से और मैंने फिर कंप्लेंट फाइल की प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको मेल डाला कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। they are supposed to they are supposed to acknowledge the complaint within 48 hours of the receipt of the complaint। कंप्लेंट आने से 48 दिन के 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर, दे आर सपोज टू एक्नॉलेज द कंप्लेंट कि ठीक है आपकी कंप्लेंट हमारे पास आ गई, वी आर वर्किंग ऑन द सेम, एंड दिस कंप्लेंट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। मान लो आपने प्रोडक्ट किया, आपको वापस भेजना, रिटर्न करना, आपने रिटर्न का वहां पर मेल डाला या रिटर्न को लेकर आपने उनके प्लेटफॉर्म पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, बट कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर दे आर सपोज टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, जिस दिन से कंप्लेंट रिसीव हुई है, वहां से 1 महीने के अंदर द कंप्लेंट मस्ट बी रिड्रेस्ड। ठीक है, एंड at the same point of time, these rules of 2020, they prohibit the e-commerce companies from manipulating the price of the goods or services to gain unreasonable profit through unjustified prices। प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बहुत बढ़ा दी और डिस्काउंट रख दिया। तो ये जो मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइसेस है टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट्स, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ 2020। सो जो भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स अप्लाई किए जाते थे, now all those rules are kind of applicable on the e-commerce platforms as well। ठीक है, now the next important change which was introduced by the Consumer Protection Act of 2019 was regarding product liability issue। Product liability मैंने आपको explain किया था। Product liability basically refers to the situation wherein a consumer faces any kind of a damage or an injury by a defective product, but for that injury he was not entitled to claim compensation under the Consumer Protection Act of 1986। उसको जो इंजरी हुई है ना, कि मान लो आपने पावर बैंक लिया और पावर बैंक फट गया, आपके हाथ में चोट लग गई, अब आप इस चोट के लिए इंजरी क्लेम नहीं कर सकते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इवन दो द इंजरी वाज कॉज्ड बाय अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ओनली, बट देयर वाज नो रेमेडी व्हिच वाज गिवन इन द एक्ट ऑफ 1986। तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या था? देन यू हैड द ऑप्शन कि आप वहां पर जाइए, सिविल कोर्ट में नेग्लिजेंस का केस फाइल करिए, एंड वहां से फिर आप सिविल सूट के थ्रू कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। बट दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम for the consumer, and therefore under the act of 2019 product liability was also added as a new feature। So now the manufacturer, product service provider, or product seller will be held responsible to compensate for the injury or damage caused by defective product or deficiency in service। ठीक है, कि अब चाहे मैन्युफैक्चरर हो या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रोडक्ट सेलर हो, ठीक है, they might be held responsible to compensate for the injury or damage caused by defective product or deficient services। अब जनरली किन ग्राउंड्स पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन इनिशिएट हो पाता है? तो जैसे मान लो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, डिजाइन डिफेक्ट था, सर्विसेज प्रोवाइडेड वर फॉल्टी, इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट,
है ना? अब आपने मान लो एयर कंडीशनर कहीं से परचेज किया एंड उसी शॉप का बंदा अगर एयर कंडीशनर फिट कर रहा है, दैट अमाउंट्स टू अ सर्विस। और एयर कंडीशनर फिट करते वक्त अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी, दैट अमाउंट्स टू अ डेफिशिएंट सर्विस। तो यहाँ पर चाहे मैन्युफैक्चरर की गलती हो या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की गलती हो या प्रोडक्ट सेलर हो, these can be held responsible in these kind of situation which are resulting into a damage or an injury to the consumer. अब पेनल्टी क्या इंपोज की जाती है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर की वजह से जो भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आई है, जो डैमेज हुआ है, जो इंजरी हुई है, इंजरी के बेसिस पे कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा टू द कंज्यूमर। बट व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स? मिलावट वाला सामान अगर कोई बेच रहा है शॉपकीपर, ठीक है, या मिलावट वाला सामान कोई मैन्युफैक्चरर एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या पेनल्टी इंपोज की जाएगी? सो इन केस ऑफ द सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स, ठीक है, वहां पर अलग से प्रोविजन दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, दैट इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन a competent court may suspend the license issued to the person for a period of up to 2 years. Manufacture or sale of adulterated goods may lead to suspension of license of the vendor or the manufacturer as well. तो पहली बार अगर आप अडल्टरेटेड गुड्स बेच रहे थे, ठीक है, पहले ही मौका था जब आपने सोचा दिवाली पे मिलावट वाला खोआ और पनीर हम बेच देंगे, अडल्टरेटेड मिठाई हम बेच देंगे मार्केट में, अडल्टरेटेड ड्रिंक्स हम मार्केट में बेच देंगे, इफ इट वाज योर फर्स्ट कन्विक्शन, so first conviction के टाइम पे the license issued to the person can be suspended for a period of up to 2 years by a competent court, and in case of second or subsequent conviction the authority may cancel the license permanently as well. इस दिवाली के बाद अब अगली दिवाली में भी आपने सोचा कि चलो फिर से वही कोशिश करते हैं, तो सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस के टाइम पे योर लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड परमानेंटली बाय द अथॉरिटी। ठीक है, ये सेल ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स इज आल्सो समथिंग इट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजंस ओनली, एंड यहां पे भी आपके ऊपर इस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट रेलेवेंट चेंज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड by the Consumer Protection Act of 2019 was misleading advertisement. फेयर एंड लवली का एड सबने देखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, है ना? बट हमारी जनरेशन के टाइम पे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, फेयर एंड लवली एक क्रीम है, मतलब फेस के लिए क्रीम वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समथिंग व्हिच वाज सिनोनिमस टू फेयर एंड लवली। अगर कोई मेकअप भी करके आता था ना, तो उसको बोल दिया जाता था फेयर एंड लवली लगा कर आए। कि फेयर एंड लवली के आप एडवर्टीजमेंट कभी यूट्यूब पे बैठ के देखिएगा, ठीक है, दे वर केपेबल, दे यूज टू क्लेम दैट दे वर केपेबल और बाय यूजिंग देयर क्रीम यू वर एबल टू चेंज योर स्किन टोन कलर एज वेल। आप स्किन का टोन ही चेंज कर देते थे, कलर बदल जाता था, उतना कुछ नहीं था, दैट वाज देयर क्लेम। ठीक है, बिकॉज स्किन का कलर, स्किन का टोन होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जोग्राफिकल रीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर देयर, बट द फेयर एंड लवली यूज टू क्लेम भाई आप क्रीम लगा लीजिए आप गोरे हो जाएंगे। दैट वाज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। 1986 के एक्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर कोई एज सच प्रोविजन था नहीं, और ना ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई एक्शन ले पाए। बट आज की डेट में वो चीज अब पॉसिबल नहीं है, ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाना, ऐसे एडवर्टीजमेंट से ऐसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना, ठीक है, वेर इन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉल्सली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और गिव फॉल्स गारंटी or making any statement which is likely to mislead the people. All these things are not permissible now under the Act. Because using or endorsing or communicating any kind of a misleading advertisement is a punishable act, जिसको लेकर Central Consumer Protection Authority is also entitled to take an action against the publisher or the endorser of the misleading advertisement. ठीक है, तो misleading advertisement actually होता क्या? So it is defined under Section 2, Subclause 28 of the Consumer Protection Act 2019. And according to that, misleading advertisement in relation to any product or service means an advertisement. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेशन में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब एक ऐसा एडवर्टीजमेंट विच falsely describes such product or service or gives false guarantee to or is likely to mislead the consumers
as to the nature, substance, quality, or quantity of such product or service. जैसे रेड बुल, इट गिव्स यू विंग्स, ठीक है, उस चीज को लेकर भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उसके ऊपर एक्शन लिया, ठीक है. देन if the advertisement conveys an express or implied representation which, if made by the manufacturer or seller or service provider thereof, would constitute an unfair trade practice. ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट जो अगर एक मैन्युफैक्चरर या सेलर करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गारंटी में या सिचुएशन में फॉल करेगा. और इफ द एडवर्टीजमेंट डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि कई बार एडवर्टीजमेंट वो स्टार लगा देते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप कन्वे नहीं करते हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल देखो, AIR 1 सब क्लेम कर लेंगे बट कोई बताएगा नहीं कि क्लासरूम स्टूडेंट है या मॉक टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है या फ्री रिसोर्स मटेरियल यूज करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है. तो अब आप सिर्फ अगर AIR 1 बता रहे हो और अब आप ये नहीं बता रहे हो कि उसने एग्जैक्टली आपका कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था, दैट अमाउंट्स टू कंसीलिंग एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. That is also a kind of an advertisement which will fall within the category of misleading advertisement. And misleading advertisement dena is a punishable offense. So, Section 89 of the Consumer Protection Act provides for punishment for false or misleading advertisement. तो पहला ऑफेंस अगर आपने किया है, पहली बार अगर आपने misleading advertisement पब्लिश किया है, so the authority may award imprisonment for a term which may extend to 2 years and a fine which may extend to 10 lakh rupees. अथॉरिटी आपको इम्प्रिजनमेंट अवार्ड कर सकती है 2 साल तक का, या अथॉरिटी आपके ऊपर फाइन लगा सकती है 10 लाख रुपए तक का, पहले ऑफेंस के केस में. दूसरी बार अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इश्यू करते हो, सो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज. दूसरी बार अगर आप करते हो तो वही फाइन और वही इम्प्रिजनमेंट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए इनिशियली आप देखो कोचिंग्स पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे फाइन लगते हैं, दूसरी बार करोगे तो 10 लाख से ज्यादा का फाइन लग जाएगा क्योंकि 50 लाख तक वो फाइन जा सकता है. ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. एंड द गाइडलाइंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन एंडोर्सर्स एज वेल. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी इन गाइडलाइंस को इंपोज किया गया है. एंड इसलिए अब आज की डेट में कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है तो उन्हें क्लियरली बताना पड़ता है उन गाइडलाइंस के हिसाब से क्या उन्होंने पर्सनली यूज किया. एंड अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर दे विदाउट फॉलोइंग ड्यू डिलिजेंस, कि जब तक वो खुद इंश्योर ना हो जाए कि प्रोडक्ट सही है या नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, प्रोडक्ट से लेकर जो क्लेम किए जा रहे हैं एंडोर्समेंट में वो सही है या नहीं, अगर वो ड्यू डिलिजेंस फॉलो ना करे then the liability can be imposed upon the social media influencer as well. ठीक है, क्लियर. चलो, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना कवर करके रख लोगे along with the issues जो आपके करंट में अगर आ रहे हैं with respect to consumer protection act, then that is more than sufficient for the purposes of your legal reasoning of CLAT examination. ठीक है, so I hope the topic is clear. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए. विल मीट सून. एंड इसके अलावा अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, कुछ डाउट्स हो, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू.